परम पूज्य गुरुजी श्री अरविंद अंकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुजी, आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव जी ने प्रश्न किया है। हम सब जानते हैं कि धर्म संस्थापक संघ समाज में न्यायशील व्यवस्था की प्रतिष्ठा हेतु कार्यरत है। डीएसएस के बैनर तले सद्धर्म सेवा संस्थान के संचालन में न्यायशील सामाजिक विद्यालय एवं न्यायशील सामाजिक उद्यम की प्रतिष्ठा कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। आम जनता को इस कार्यक्रम की पूर्ण एवं सटीक जानकारी आवश्यक है। गुरुदेव जी से निवेदन है कि यह जानकारी प्रदान करें कि न्यायशील सामाजिक विद्यालय एनएसवी एवं न्यायशील सामाजिक उद्यम एनएसयू कैसे एक दूसरे से संबंधित है तथा यह कैसे जनता की बदहाली को खुशहाली में बदलने में सक्षम है। गुरुजी प्रणाम। स्वागत है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसमें दो कार्यक्रम न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से संचालित होते हैं। एक तो ये है कि पूरे जन समाज को बचपन में 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा सुनिश्चित हो। उसमें शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण का समावेश है। शिक्षा का अभिप्राय उसमें व्यक्तित्व के 4 आयामी समग्र विकास से, और प्रशिक्षण का अभिप्राय उन 4 आयामी विकास के अनुरूप ही एक एक कर्म का कौशल उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, ये पूरे विद्यालय का उद्देश्य है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो 25 वर्ष की आयु में जब विद्यार्थी पढ़ लिख कर तैयार होता है, युवावस्था में प्रवेश करता है, उस समय उसको एक रोजगार की जरूरत होती है, एक एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स की जरूरत होती है, आर्थिक संसाधन की जरूरत होती है। अगर वो आर्थिक संसाधन या रोजगार उसे न सुलभ हो तो आर्थिक आय उसकी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको बेरोजगार रहना पड़ेगा और ये बेरोजगारी उसको गरीबी की तरफ ले जाएगी। तो समाज में जीविका विहीन होकर या तो वो भिक्षावृत्ति का शिकार हो जाएगा और बुद्धम शरणम गच्छामि करेगा, भिक्षा पात्र लेके घूमेगा, या फिर वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, लुटेरा बनेगा, डाकू बनेगा, चोर बनेगा, आतंकी बनेगा। और अगर ये हिम्मत उसकी नहीं पड़ी तो गुलाम बन जाएगा। अगर इतना दुस्साहसी नहीं हो पाया तो गुलामी की तरफ बढ़ेगा। और अगर गुलामी का भी उससे ना बन पड़ा, ना वो चोर डाकू हुआ, ना गुलामी किया, तो तीसरा रास्ता उसके सामने केवल आत्महत्या का रास्ता है। या तो अपने ऊपर आक्रमण कर लेगा या दूसरों पर आक्रमण करेगा अथवा गुलाम बन जाएगा। अगर गुलाम बना तो गरीबी में ही दिन काटेगा, क्योंकि गुलाम को कभी भी इतनी आय उसके परिश्रम के प्रतिफल के रूप में नहीं दी जाती जितनी उसकी मौलिक
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसी दशा में उसकी गरीबी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? अगर उसकी श्रम के अनुपात में, उसकी मेहनत के अनुपात में यदि उसका पारिश्रमिक नहीं है, मजदूरी नहीं है, वेतन नहीं है, प्रतिफल नहीं है, तो उसी अनुपात में वो गरीब होगा जिस अनुपात में ये आर्थिक आय उसकी मिनिमाइज होगी। जितना न्यूनीकरण होगा उसका, उतना गरीबी उसकी बढ़ेगी। ये एक सर्वसामान्य बात है। तो इसमें जो एनडीएस का जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, न्याय स्थापना अभियान, वास्तव में ब्रह्म संस्थापक संघ कंप्लीट वर्णाश्रम व्यवस्था मानव समाज में स्थापित करने के लिए काम कर रही है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन है, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम उसकी जीविकोपार्जन का, जीवन यापन का एक प्रबंधन है, व्यवस्था है, सिस्टम है। तो दो ही चीजें उसके लिए इसमें महत्वपूर्ण हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पहले 2 आश्रमों में प्रतिष्ठित करी गई है। एक है विद्यार्जन और दूसरा जीविकोपार्जन। विद्यार्जन के लिए 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन घोषित है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से वर्णाश्रम व्यवस्था प्रतिष्ठित करती है, और गृहस्थ आश्रम के नाम से वो प्रतिष्ठित करती है जीविकोपार्जन की व्यवस्था को, और इसे गुण कर्म विभागसा, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागसा। भगवत गीता में आप पढ़ते हैं कि कृष्ण का वचन है कि चारों वर्ण गुणानुसार कर्मों के विभाजन पूर्वक है। तो ये गुण और ज्ञान कहां से आएगा? विद्यारंभ संस्कार से। विद्यार्थी जीवन में 25 वर्ष तक जो विद्यार्थी जीवन है, वहां विद्यालय में आपको 25 वर्ष बिताने हैं, और बिना फेल हुए, बिना किसी जाति, रंग, लिंग, धन, पद, क्षेत्र या धर्म, किसी भी आड़ में बच्चों को 25 वर्ष की इस विद्यार्जन की प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब वो मानव है कि पर्याप्त है। मानव उसे कहते हैं जिसके मानसिक विकास की संभावना है, जिसे मनस तत्व, जिसके तन में ये मन खेल सकता है। शिक्षा का संबंध सीधे सीधे मन से ही होता है। बाकी शिक्षाएं भी जो दूसरे सेंटर्स की, वो भी मन के जरिए ही हो पाती हैं। इसलिए शिक्षण जो है प्रायः भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, मौलिक रूप से शिक्षण, और उसके बाद उसके क्षमताओं के विकास के अनुपात में उसका प्रशिक्षण। मनुष्य में 4 क्षमताओं के विकास की बात होती है: शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, चेतनात्मक क्षमता। इसे मोटे शब्दों में कहें तो बल, वाणी, व्रत और विवेक कहते हैं। इसे क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, व्रत शक्ति या भाव शक्ति और चित्त शक्ति कहते हैं। तो क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, वाक शक्ति को तर्क शक्ति भी कहते हैं। भाव शक्ति कुछ अपश्रद्धा भाव, व्रत, शपथ, प्रतिज्ञा, नियम पालन, अनुशासन, प्रशासन की सामर्थ्य। और चौथी जो सामर्थ्य है वो चिद शक्ति है, और उसमें आपका चिद विवेक विकसित होता है। आदत से ऊपर उठकर काम करने वाली आत्मा को ही चेतना कहते हैं। तो ये क्रमशः आपके भीतर ये 4 क्षमताएं होती हैं, और इन चारों क्षमताओं के जरिए क्रिया शक्ति से कृषि कर्म, वाक शक्ति से वाणिज्य कर्म, वाणी के बिना वाणिज्य नहीं होगा, तो वाक शक्ति से वाणिज्य कर्म, व्रत शक्ति से राज्य कर्म, और विवेक शक्ति से नेतृत्व कर्म संभव। विवेकहीन व्यक्ति कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। विवेक कहते हैं ज्ञान नेत्र को, तो नेतृत्व होता उसी से।
अब आप देखिए, ये 4 क्षमताएं विद्यालय में ही विकसित होंगी। इनको आधुनिक भाषा में 4 क्यूज कहते हैं। PQ, IQ, EQ और SQ, ये 4 क्यूज हैं। इन चारों क्यूज को विद्यालय के 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन में शिक्षकों द्वारा, प्रशिक्षकों द्वारा विकसित किया जा सकता है। और तत्संबंधित गुण उसे दिए जा सकते हैं, कर्म का कौशल दिया जा सकता है। तो 18 साल तक पहले पढ़ा दीजिए और अंतिम 6 वर्ष में उसको आप प्रशिक्षण दीजिए। पहले 6 साल तक मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, दूसरे 6 साल तक मानसिक विकास होता है, तीसरे 6 साल माने 18 तक। तो 6 से 12, 12 से 18, ये 3 में पहले तीनों क्यूज, और चौथे में SQ खुलता है। विवेक का जागरण होता है, आत्म विवेक सक्रिय होता है यदि प्रयत्न किया जाए तो जब ये विवेक विकसित हो रहा होता है उसी समय ये कौशल्य ही चैतन्य है। तो किसी में भी कौशल आप जगा सकते हैं ये चौथे वाले पीरियड में। तो इसीलिए कर्म कौशल का प्रशिक्षण अगर 18 से 24 तक किया जाए तो उसमें किसी भी चीज का कौशल जगाया जा सकता है परिपक्वता से। वो सबसे अच्छी समयावधि है। तो इसीलिए बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक चारों सामर्थ्यों का विकास करिए और फिर एक एक कौशल भी उसको शिक्षण का अधिकार दे दीजिए, फिर गृहस्थ में ले जाइए। तो विद्यालय की भूमिका समाप्त हुई। अब इसे गृहस्थ में आप ले जाएंगे तो गृहस्थ में ये चारों कर्म, पद और संपदाओं की प्रतिष्ठा होती है। 4 कर्म है, कृषि, वाणिज्य, राजनीति। 4 पद है, कृषक, वणिक, रक्षक, नायक। 4 संपदाएं हैं, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और दिव्य संपदा। दिव्य संपदाएं कौन सी है? मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि जो भी हैं, ये सब दिव्य संपदाएं हैं, दैवी संपदाएं हैं, ईश्वरीय संपदाएं हैं। ये सामाजिक संपदाएं हैं। इनमें आप देखते हैं कि चारों में ही पर्याप्त संपदाएं हैं। और जो ये समाज के ये 4 प्रकार के जो लोग हैं, शारीरिक दशा की, मानसिक दशा की, भावनात्मक दशा की, चेतनात्मक दशा, इन्हें ही प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहते थे। ये जातियां नहीं थी, ये वर्ण है। जातियां तो जो जिससे जन्मेगा उसकी वो जाति होगी। जाति माने होता है किससे जन्मा है। तो ये तो एक सामान्य बात है। जाति के आधार पे आप कर्म थोड़ी करने लगेंगे। कर्म पद संपदा की प्राप्ति तो वर्ण के आधार पर ही नहीं, क्योंकि वो स्कूल जाके ही विकसित होगा। और जिस वर्ण दशा को आप प्राप्त हो गए हैं, माने जिस सामर्थ्य को प्राप्त हो गए हैं, शारीरिक सामर्थ्य है कि मानसिक सामर्थ्य है कि भावनात्मक सामर्थ्य है, चेतनात्मक सामर्थ्य है, इन चारों में से जो भी आपका विकास हो गया है उसके अनुसार आप कर्म, पद और संपदा को धारण करें। तो ये सामर्थ्य जो है यही गुण सामर्थ्य ही कहलाती है। कि आप में जैसे बैटिंग करने का गुण है सचिन तेंदुलकर को, तो बैटिंग कर पाएंगे, नहीं है गुण तो कैसे करेंगे। वकालत का गुण है तो आप वकालत कर पाएंगे, डॉक्टरी का गुण है तो डॉक्टरी कर पाएंगे। तो गुणानुसार ही कर्म कर पाएंगे, ये तो तय है। गुण नहीं तो कर्म नहीं। तो ये सीधे से सिद्धांत है। इन चारों को एक एक कर्म, पद, संपदा सौंप दी जाती है। इसी को गुण कर्म विभागशः कहते हैं। गुणानुसार कर्मों का विभाजन। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। आगे एक श्लोक में और गीता में ही कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः। कहते हैं हे परम तप अर्जुन, कृष्ण का वचन है। कहते हैं हे परम तप अर्जुन, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के कर्मों का विभाजन है, ये कैसे होता है? स्वभाव प्रभुवैर गुणैः।
स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा। अब देखिए, गुणानुसार ही कर्म कर पाएगा आदमी, यही एक स्वाभाविक बात है कि जिसकी स्वाभाविक जो गुणवत्ता है वो जांच से पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी गुण काम कर रहा है किसमें, तो टेस्ट लेके समझ में आ जाता है। तो कृषि कर्म करने योग्य है तो कृषि क्षेत्र में, वाणिज्य कर्म करने योग्य है तो वाणिज्य के क्षेत्र में, राज्य करने योग्य है तो राज्य के क्षेत्र में गुण देख लो। बल, वाणी, वृद्धि विवेक काम करते हो, 4 Qs, PQ, IQ, EQ, SQ, क्रमशः ये 4 सामर्थ्य हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक। जो जिसकी क्षमता विकसित है उसके अनुसार क्षमता, गुणवत्ता, योग्यता, कौशल जांचो और देख लो और उसे नियोजन कर दो। ये गृहस्थ में प्रवेश हो गया। तो पहले शिक्षण प्रशिक्षण करके उसका वरीयता क्रम विकसित कर दिया, फिर वरीयता क्रम के अनुरूप जो अवस्था उसके अनुसार एक कर्म पद संपदा का मालिक बना दिया, सारी समस्या समाप्त हो गई। अब ये चीजें अगर समाज में नहीं है कि सारे रिसोर्स दूसरों ने कैप्चर कर लिए, सारी विद्या दूसरों ने कैप्चर कर ली, वो अपने स्कूल में एंट्री नहीं दे रहे हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, वो अपने फैक्ट्री में एंट्री नहीं दे रहे हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, आप रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खाएंगे, रिसोर्सेस हमने कैप्चर कर ली। तो इसका अगर ये विपत्ति संकट उत्पन्न है तो आप कैसे करेंगे? इस विपदा की घड़ी में जब संपदा छिन गई है तो विपदा ही है। विपदा का मतलब है जहां पद आपका छिन गया है। वैसे दशा में क्या करेंगे? तो इसके 2 उपाय हैं। एक तो राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से, दूसरा है समाज की तरफ से। तो चाहे आप इसे राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत सरकारी इसका प्रबंधन कर, और चाहे आप इसे सामाजिक प्रबंधन कर लें, 2 में से एक मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। सामाजिक विद्यालय आप स्थापित कर दीजिए यदि सरकार नहीं राजकीय विद्यालय स्थापित कर रही और नहीं एंट्री दे रही है, आपको नहीं पढ़ा रही है। 25 वर्ष की आयु तक सरकार यदि नहीं पढ़ा रही है, और जो प्राइवेट वाला है वो तो पढ़ाएगा नहीं, हो तो तय है। क्यों? उनकी तो मान लीजिए कि 3.5 करोड़ में MBBS प्राइवेट में आपको एडमिशन मिलेगा तो 3.5 करोड़ के, और 3.5 करोड़ की औकात वाले भारत में तो 90% से ज्यादा लोग नहीं, लगभग 95% नहीं। इसका मतलब वो कभी भी MBBS नहीं कर पाएंगे चाहे वो जितने प्रतिभाशाली हो, ये तो तय हो गया। और इसका मतलब वो रोजगार भी एक तरीके से रिजर्वेशन हो गया उनके लिए, ऐसे वालों के लिए रिजर्व हो गई सीटें सारी, क्योंकि बाकी को तो बाहर ही होना, एडमिशन ही नहीं, क्योंकि एडमिशन फीस जमा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो फिक्स हो गया ना, या तो कोई बड़ा आदमी या उसका गुलाम उससे लोन ले। तो ये तो सीधी सीधी खुली घोषणा है कि राजकीय विद्यालय आपको पढ़ा नहीं रहा, प्राइवेट जो खोले हैं वो आपको उतनी ऊंची फीस है कि लगभग वो रिजर्वेशन है। अब क्या तरीका है? सामाजिक एक तरीका है कि आप सामाजिक विद्यालय बना लीजिए कि 25 साल तक शिक्षा मिलेगी, और जितने लोग उस योजना को स्वीकार करना चाहें उसकी सदस्यता ले लें सामाजिक विद्यालय की, और 25 वर्ष तक मात्र अपने आय का 6.25% माने 6.25% उसमें, क्योंकि 4 ये हैं तो 6.25 करके वो 25% उनकी आय का हो जाता है। 25% उनकी बचत में से आप चारों सेवाएं उनको दे सकते हैं, और 75% वो अपने आय का अपने जीवन में उपयोग कर लें। तो चाहे छोटी आय हो चाहे बड़ी आय हो, वो तो उसको 6.25% में उसका बच्चा पढ़ लेगा। अगर 100 रुपए भी इनकम है तो भी 6.25 रुपए जमा करता हुआ वो पढ़ाई करते रह सकता है, क्योंकि ये सामाजिक विद्यालय है तो सामाजिक सहयोग से वो वैसे चलता है, और सामाजिक सहयोग जो है उसमें उनकी क्षमता अनुसार होगा, एक सामान्य सी बात है। तो सामाजिकता के द्वारा ये विद्यालय आप चला सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए सारे आर्थिक संसाधन भी विद्यालय की तरह ही कैप्चर्ड हो, तब आप कैसे फिर रोजगार कैसे करेंगे?
पढ़ाई तो हो गई। तो ये जो एनएसबी है, न्यायशील सामाजिक विद्यालय, इसी तरह का एनएसयू बना सकते हैं आप, न्यायशील सामाजिक उद्यम। वो क्या करेगा कि ऐसा ही आप 6.25% अर्जित करके कोई भी सदस्यता उसकी एनएसयू की ले सकता है, सामाजिक उद्यम की, और उसकी सदस्यता ग्रहण करके वो अपने लिए वहां पर रोजगार का प्रावधान कर सकता है। तो सामाजिक संस्था ये सामाजिक विद्यालय भी बना सकती है, सामाजिक उद्यम भी स्थापित कर सकती है। और सामाजिक उद्यम में जो लोग काम करेंगे, जाहिर है उनको वहां पे रोजगार अपने आप क्रिएट हो जाएगा, और उसमें से होने वाली आय के जरिए ही ये सामाजिक विद्यालय भी रन करते रह सकता है, इसको सहयोग करते रह सकता है, और सामाजिक अस्पताल भी चला सकता है, स्थापित कर सकता है, बिल्डिंगें बना सकता है। तो आप समझ लें कि दोनों चीजें बहुत आसानी से स्थापित हो सकती हैं, और हमने इन कामों को प्रारंभ भी कर दिया है और संचालित भी कर रहे हैं। सरकार भी इससे सहमत ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका प्रावधान है कि सामाजिक रूप से आप चला लीजिए। आप चूंकि सामाजिक रूप से नहीं चला रहे हैं ये दोनों कार्यक्रम, इसलिए आप गुलाम हैं और फंसे हुए हैं। आप सेठों के गुलाम होंगे अथवा नेताओं के गुलाम होंगे, तो दो की गुलामी पक्की है। तीसरा विकल्प हमेशा खुला रहता है कि आप कभी भी सामाजिक रूप से संगठित हो जाइए और अपना विद्यालय और अपना उद्यम खुद चला लीजिए, अपना हॉस्पिटल खुद बना लीजिए, अपनी बस्ती खुद बना लीजिए। तो आप किसी सहारा ग्रुप की बस्ती में क्यों, कॉलोनी में घुस रहे हैं? आप किसी टाटा बिरला के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आप किसी की भी कॉलोनी में जाना आपका जरूरी नहीं है। अगर आप जो सक्षम है वो चले जाएं, और जिनको कोई दिक्कत है वो लोग सामाजिक, तो दिक्कत वाले 95% आदमी, तो राजकीय और उनकी कॉमर्शियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो 5% के लिए ही चलती हैं। 95% जो है वो सामाजिक संस्थाओं से चल जाएगा। तो 95% नागरिकों के लिए सामाजिक स्कूलिंग, सामाजिक एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक बस्ती और सामाजिक चिकित्सालय, चारों आप बना सकते हैं। सामाजिक विद्यालय, सामाजिक उद्यम, सामाजिक बस्ती और सामाजिक हॉस्पिटल, चिकित्सालय। तो ये चारों चीजें सामाजिक रूप से संगठित होकर के आप चला सकते हैं। यही न्याय स्थापना अभियान का सामाजिक कार्यक्रम है। राजनैतिक रूप से लोगों को इसकी जानकारी देने, उनको प्रेरित करने, उनसे रिक्वेस्ट करके किसी तरह इसे कराने का, अथवा जनता समझ जाए तो न्याय धर्म सभा को वोट देकर अपनी खुद ही राजनीतिक दल वहां सत्ता में ले आए, और राजकोष से भी यही काम हो जाएंगे चारों। और अगर राजकोष दूसरों के कब्जे में है तो वो क्यों करके देंगे आपको? सेठ लोग आपके लिए काम क्यों करेंगे? उनका तो प्रॉफिट मोटो है। तो राजा और सेठ वो दोनों ही प्रॉफिट मोटो वाले वहां बैठे हुए हैं, वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं हजारों वर्षों से। तो जनहित के लिए काम, माने जनहित कौन है? 95%। राज्य वर्ग माने जो शोषक वर्ग है वो 5% है। 1% मूल शोषक, 4% उसके चाटुकार, और 95% शोषित वर्ग। तो ये अपना सामाजिक रूप से ये एकजुट होकर ये अपना चला लें, इनको कौन रोक रहा है? ये तो झूठे परेशान है कि हमारा शोषण हो रहा, हमारा शोषण हो रहा। शोषण तुम्हारा इसलिए होता है क्योंकि तुम सामाजिक रूप से संगठित नहीं हो। ये बहुजन समाज बनाते भी हैं तो बहुजन समाज पार्टी बना लेते हैं, और उसमें से जो शोषक रहता है वो उसको अपना हीरो बना लेते हैं, आदर्श। अब वो कभी सामाजिक कार्यक्रम इसलिए नहीं चलाता और ना ही कोई सामाजिक बात करता है, क्योंकि उसको भी गुलाम चाहिए, उसको भी अनपढ़ चाहिए। अनपढ़ के बिना गुलाम नहीं रख सकता, जयकारा लगाने वाला। तो कोई भी पार्टी आप सामाजिक रूप से 95% आदमियों के लिए
5% की चिंता आप छोड़ दीजिए, उनका सब कुछ वो सुखी है। 1% उनका मुखिया और 4% उनके चाटुकार जो शिक्षित वर्ग हैं। तो 1% टॉप मोस्ट लोग और 4% मान लीजिए कि मध्यम वर्गीय, और बाकी सब पीड़ित पक्ष 95%। तो हायर ग्रुप 1% और जो मिडिल ग्रुप है वो 4% और बाकी सब आम जनता है। यही बहुजन है। 95% सब बहुजन है। बहुजन कौन? जिनका बहुमत है। अच्छा, अब लोकतंत्र में इतना बहुमत होते हुए भी तुम लाभ खा रहे हो, इसका मतलब तुम खुद ही मूर्ख हो, तुम खुद ही पतित हो, तुम खुद ही इस दुर्दशा को प्राप्त हो, तुम खुद ही सामाजिक नहीं हो। तो जंगल में चूंकि सामाजिक नहीं है वो लोग, इसीलिए जंगल में सब पिटते हैं। एक जब पिट रहा होता है, कोई शेर खदेड़ता है तो एक भैंसा भाग रहा है तो दूसरे भैंस से तमाशा देख रहे हैं। फिर जब इसमें से किसी खदेड़ता है तो बाकी तमाशा देखते हैं, फिर उनमें से किसी खदेड़ तो और बाकी तमाशा देखते हैं। तो उनकी पशुता ही उनकी गुलामी का मूल हो जाता है। तो तुम मानव होने के बाद अगर पशुवत आचरण करेंगे तो निश्चय ही ये एक समस्या बनेगी। मानव होने के बाद अगर पशुवत रहना है तो आप ठगे जाने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आपको ठगा जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप ठगे न जाएं, और उसका एक ही तरीका है। पहले एक लोक संचार परिषद के कुछ विज्ञापन आते थे, उसमें दिखाया है कि शार्क मछली आती है, छोटी छोटी तमाम मछलियों को निगलती रहती है, वो लोग भागते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं। फिर एक दिन वो फैसला करते हैं कि सारे वो एकजुट हो जाते हैं और इकट्ठे होकर गेंद जैसा बड़ी मछली का आकार ले लेते हैं। तो शार्क आती है, अपने से 4 गुना बड़ी मछली वहां उपस्थित देख के, और वो भाग जाती है। क्यों? कि ये तो अब हमसे भी बड़ी मछली है, वो सोच रही है तो भागो। तो शार्क मछली अपने से ज्यादा बड़ी मछली देख करके भाग गई कि वो उससे भी बड़े हैं साइज में। तो छोटी छोटी चींटियां बड़े बड़े सांपों को उठा ले जाती हैं। कैसे? वो पूरी बारात आती है और सबको लेके चल देती है, चारों तरफ से हजारों की संख्या में वो चिपट जाते हैं, सब उसको उठा लेते हैं हवा में और चलते चले जाते हैं। छोटी छोटी चीज। तो बहुमत से सब कुछ हो जाता है। महालोकतंत्र हमने बहुमत का विज्ञान दिया है। और समझ जाओ तो पहले ही दिन तुम सदा के लिए स्वतंत्र हो, मुक्त हो कोई आंदोलन चलाने की, अंग्रेजों भारत छोड़ो कि मुगलों भारत छोड़ो कि शकों भारत छोड़ो कि हूणों भारत छोड़ो। और तुम उनको भारत छुड़वाओगे तब तक वो नया नारा दे देंगे कि जो भारत छुड़वा रहे हैं यही विदेशी हैं और यही लोगों से भारत छुड़वा दो। वैसा बताने लगे कि तुम ही लोग यहाँ पर कब्जा किए हो, अब अपने को मौलिक बताएंगे। अब आप क्या, अब आप सफाई देते रहिए, क्योंकि चोर को आपके ऊपर आरोप लगाना एकदम सरल है। चोर को जब पुलिस पकड़ने जाए, जज पकड़ने जाए, तो जज पर आप लोग आरोप लगा दे कि आप हमारे खिलाफ फैसला इसलिए नहीं कि आप पैसा मांग रहे थे, हमने दिया नहीं, इसलिए आप हमारे खिलाफ फैसला दे रहे हैं। आरोप लगा दिया, जज परेशान, जज की जांच शुरू हो गई, जज परेशान, अब दिक्कत में पड़ गया। कहीं इसको अरेस्ट करो तो घूस ले रहे थे, बता रहा है क्लाइंट, और चिल्लाते ही रहे। बीपी सिंह यही बात चिल्लाते चिल्लाते राजीव गांधी को बर्बाद कर दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गया, वो फोर्स करके। कमीशन खाया और सबूत है दिखाऊंगा, और कभी सबूत नहीं दिखाया। केजरीवाल दुनिया भर का सबके ऊपर आरोप लगा, सब सबूत हजारों 1200 पन्ने, और आज तक कहीं कुछ नहीं, सारी झूठी बातें ये लोग करते। तो ये धोखा है।
आप अगर समझ जाएं और एकजुट हो जाएं, वो भी कहानी आपने सुनी होगी कि चिड़िया एक बार जाल में फंस जाती, तो कोई उनको समझाता है कि तुम सब एक साथ उड़ो, अलग अलग मत फड़फड़ाओ, एक साथ उड़ो, एक ही टाइम में सब उड़ना शुरू करो, 1 2 3 फुर। तो किसी ने बोला 1 2 3 और एक साथ वो उड़ना शुरू किए, अब पूरा जाल लेके उड़ के भाग गए। फिर कहते हैं चूहे के साथ थोड़ा सा उनकी रिश्तेदारी थी, तो गए चूहे की बिल के पास उतर गए और कहें भैया ये जरा जाल काट दो। उसने जाल सब उतर दिया और पैर उनके छूट गए, सारी चिड़िया भाग गई। अब जो चिड़ी मार था वो परेशान कि चिड़ियों को कौन ज्ञान दे गया भाई, एकता का ज्ञान तुमको समझ में आ जाए। एक सेठ के 4 बच्चे थे, वो विदा हो रहे थे, उन्होंने बुलाया, बोले कि एक अंतिम सीख देना चाहता हूं। बोले क्या? कि 4 लकड़ियां ले आओ, तोड़ के दिखा दिया। बोले फिर ले आओ, अब इनको एक रस्सी से बांध दो, प्रेम के सूत्र से बांध दो इसको, चारों को गट्ठर बना दो। अब बोले तोड़ो, तो वो गट्ठर होने के बाद वो बहुत ताकतवर हो गया, वो उसको तोड़ रहे हैं, वो टूट ही नहीं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, आपके इसमें कौन सा मैसेज है? बच्चों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैसेज ये है कि अगर तुम चारों इन लकड़ियों की तरह इकट्ठे रहो तो तुमको इस दुनिया में कोई तोड़ ना पाएगा, और अलग अलग इक्कड़ भागे तो अलग अलग तुम पिटोगे और सब तुमको मारेंगे। तो एकता का सूत्र पढ़ लो और एकजुट हो जाओ, तो तुम अपना सामाजिक संरचना का गठन कर लो और महालोकतंत्र पर आधारित उस समाज की व्यवस्था कर लो कि सबकी सहमति से ही पारित खारिज समाज के नियम करो। जबरदस्ती कोई ना बोले कि बुर्का अनिवार्य होगा, जबरदस्ती कोई ना बोले कि दुपट्टा अनिवार्य होगा, जबरदस्ती कोई ये ना बोले कि सती प्रथा अनिवार्य होगी, जबरदस्ती कोई ये ना बोले कि चोटी रखना अनिवार्य होगा, कि जनेऊ पहनना। सामाजिक रूप से पहले वोटिंग करा लो, जो भी नियम लागू करना है पहले सबके सहमति, अगर बहुमत आ गया तो पारित और नहीं तो खारिज। और कोई चीज लागू करना है तो पहले जनमत तैयार करिए, सबको समझाइए कि बहुत कीमती है इसलिए इसको लागू करना है, भाई वोट दो, इससे समाज को बहुत फायदा होगा। आप समझाइए लोगों, जब जनमत तैयार हो जाए तब उसे पारित कर लीजिए और फिर एंजॉय कीजिए समाज में। तो कितनी बड़ी बात है, जब आप इसे समझ जाएंगे तो ये झगड़े का परम समाधान है, सार्वजनिक बहुमत। ये निर्विवाद है हमेशा के। तो हमने ये समाज का गठन कर दिया, इसमें महालोकतंत्र लागू है, सब नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का आम जनता को अधिकार है, जो भी समाज की सदस्यता ले लेगा। इसका हमने रख दिया न्याय समाज। और ये चारों न्यायशील सामाजिक विद्यालय, न्यायशील सामाजिक उद्यम, न्यायशील सामाजिक बस्ती, न्यायशील सामाजिक चिकित्सालय स्थापित कर रहा है। तो ये 2 चीजें जो आपने पूछी वो शुरुआती 2 बातें हैं और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो दोनों चीजें हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है और उनको संचालित कर रहे हैं सामाजिक रूप से। सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार ये दोनों व्यवस्थित कर दे, और कॉमर्शियल आदमियों से ये दोनों मांगना मत, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटो होता है, वो शिक्षा इच्छा चिकित्सा चिकित्सा नहीं देंगे, उस सुई लगा के आपकी जमीन अपने नाम लिखवा देंगे। रेट का इंजेक्शन का कोई तय नहीं है कि वो 1 लाख का देंगे कि 100 लाख का देंगे, इस पर कभी पाबंदी लगाई भी नहीं जा सकती। तो इमरजेंसी की कोई सर्विस अगर आपने कमर्शियल फील्ड में दे दिया है तो आपका बर्बाद होना तय है। कॉमर्स जो है वो प्रॉफिट मोटो पर आधारित चूंकि उसकी व्यवस्था होती है, इसलिए कभी भी कोई अनिवार्य सेवाएं जैसे वाटर सप्लाई, बिजली सप्लाई, तेल सप्लाई, ये कोई भी ईंधन सप्लाई, ये सब अगर आपने उसमें कर दिया जो आपके लिए अनिवार्य है जिंदा रहने के लिए, एयर सप्लाई, कि सांस की भी अगर कर दिया, सांस पैकेट में बेचेंगे, थोड़ी सी नाक में लगाओ, थोड़ा सूंघ लो, फिर जिंदे रह लो कुछ देर, और आपकी जितनी कमाई धमाई जमीन जायदाद है वही उसकी कीमत होगी अगर उनने पेटेंट करा लिया तो आप समझ लीजिए कि वाणिज्यिक क्षेत्र में ये चारों सेवाएं नहीं चलेंगी कभी, और अगर आपने चलाया तो आपका बर्बाद होना पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का
तुरंत तय। या तो इसे राज्य चलाएगा या समाज चलाएगा। राज्य नहीं चला रहा है, राज्य भी अगर ऐसे ही सेठों और गुंडों के हाथ में चला गया है तो आप वहां ऐसा मत करिए, आप कुछ बोलेंगे आपको मार दिया जाएगा, आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगी। जीसस को फांसी चढ़ा दिया, सुकरात को चढ़ा दिया, गांधी को मार दिया, ये मारते जाएंगे आप। कृष्ण को जेल में डाल दिया, कृष्ण के माँ बाप को जेल में डाल दिया, गांधी को जेल में डाल दिया, फिर गोली भी मार दी, सुकरात को न्यायालय ने ही जहर दिया, मंसूर सरमत, कितने लोग का सब राज्य ने ही कत्ल करवाया है, जीसस को राज्य ने ही मारा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितनों को बाद में अब तुम पूजा कर रहे हो उन्हीं की, कि गांधी महान, जीसस महान, मोहम्मद महान, फला महान, डेका महान, यही करते रहे। मोहम्मद के पूरे खानदान को मार डाला सब ऐसे ही बदमाशों ने, बेटी को जला के मार दिया, हसन हुसैन के नातियों को टुकड़े टुकड़े काट डाला। तो ये महापुरुषों को आपने बख्शा कहाँ है भाई? वो तुम्हारे हित की जैसी कोई बात करते हैं तुम उनको मारना चालू कर देते हो, तुम नहीं मारते। तो जो तुमको गुलाम बनाए हुए हैं वो मारते हैं, कई बार तुम्हारा ही उपयोग कर लेते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं, अपराधी भी तुम्हीं को बना देंगे, पाप भी तुम्हारे सर पर। जैसे गोड से साधारण दर्जे के घर का आदमी है, उससे गांधी को मरवा दिया। और ये खेल बड़े खेलते हैं जो पावरफुल लोग। अब गांधी को गोड से नाम अपना कोई रख ले तो कुट जाए, इतनी बेइज्जती, और उसको मरवा दिया गांधी को। ये जो सातिर लोग हैं वो ये सब काम करते रहते हैं। तो आप लोग सावधान रहें, अपने समाज का ठीक से गठन कर लें और उसमें महालोकतंत्र पर आधारित कर लें, सारी राजनीति समाप्त हो जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप एक नया समाज बना लीजिए, उसका महालोकतंत्र पर आधारित नियम नीति निर्णय पारित खारिज करना शुरू कर लीजिए। अब हमने करवा दिया है, अभी सब खत्म भी हो जाएगा। सारी समस्याएं आपकी आपके महालोकतांत्रिक शासन पद्धति के त्याग से है। आप व्यवस्था में, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो चाहे राजनीतिक व्यवस्था, दोनों में महालोकतांत्रिक प्रणाली अपनाइए, समाज या राष्ट्र दोनों सुखी हो जाएंगे। जहां भी सार्वजनिक बहुमत से पारित खारिज करिए नियम नीति निर्णय, विद्यालय भी चलेगा, सामाजिक उद्यम भी चलेगा, उसके सारे नियम नीति निर्णय आप सार्वजनिक बहुमत से ही पारित खारिज करिए, न्याय समाज के जितने सदस्य होने की वोटिंग से, बस। तो ये दोनों बातें स्पष्ट हुई होगी, ऐसा लग रहा है जी। सर जी, प्रणाम गुरु जी। आपने बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में न्यायशील सामाजिक विद्यालय, न्यायशील सामाजिक उद्यम, महालोकतंत्र, एकता का महत्व सबको बताकर अपने अधिकार, अपने सुविधाएं स्वयं प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा रास्ता बताया है। हम सब आपके आभारी हैं। सभी से नम्र निवेदन है कि ये महत्वपूर्ण बातें बार बार जरूर सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में भेजें, ताकि जन जन को उनके अधिकारों का पता चले और न्याय की स्थापना तुरंत होगी। धन्यवाद।